नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। देश में लोकसभा चुनाव की करीब 70% सीटों पर मतदान हो चुका है। आगे 3 चरणों में करीब 30% सीटों पर चुनाव होना बाकी है। लेकिन एनडीए के लिए 400 पार सीटों का मंसूबा पाले बीजेपी के लिए यहां आगे का रास्ता मुश्किल है या आसान, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी इस स्टोरी में, क्योंकि बाकी बचे 3 चरण कई मायनों में काफी खास होने वाले हैं। आखिरी बचे 3 चरणों के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस जमकर पसीना बहा रहा है। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अभी भी आधी से ज्यादा सीटों पर चुनाव होना बाकी है। बिहार और बंगाल में भी अभी तक आधी से कम ही सीटों पर चुनाव हुआ है। ओडिशा में तो अभी चुनावों की शुरुआत ही हुई है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव होना अभी बाकी है। यूपी में आधी से ज्यादा सीटों पर अगले 3 चरणों में चुनाव। एनडीए को बिहार की बाकी सभी 21 सीटें बचाने की चुनौती। बंगाल में एक-एक सीट के लिए टफ फाइट। झारखंड में बीजेपी और इंडिया अलायंस में सीधी टक्कर। बीजेपी ने पंजाब के अलावा कई राज्यों में पिछली बार यानी 2019 में काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था। इस बार टारगेट पूरा करने के लिए उसे और बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा। यूपी की 80 में से अभी वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया और गाजीपुर समेत 41 सीटों पर चुनाव होना है। पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने यहां शानदार प्रदर्शन करते हुए ज्यादातर सीटें जीत ली थी। बिहार की 40 सीटों में से 21 सीटों पर अभी भी चुनाव नहीं हुआ है और ये सभी सीटें अभी एनडीए के पास हैं। इस बार इसे इंडिया अलायंस या महागठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है और जमीनी हालात देखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर सीट पर मुकाबला कड़ा है। पीएम मोदी ने कुछ रैलियों के अलावा पटना में एक रोड शो भी किया है। बीजेपी के अंदर के लोगों के मुताबिक आने वाले चरणों में पीएम मोदी और रैलियों के अलावा कुछ और रोड शो भी कर सकते हैं। बिहार में आरजेडी के लिए भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है ये चुनाव। जो आने वाले 3 चरण हैं वो कई मायनों में काफी खास। पिछली बार लालू यादव की पार्टी एक भी सीट नहीं जीती थी। इस बार आरजेडी ने अपना खाता खोलने के लिए सारे सियासी घोड़े छोड़ दिए हैं। 2025 में बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने के लिए लालू प्रसाद यादव इसे सेमीफाइनल मानकर चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 24 सीटों पर अभी चुनाव होना बाकी है। यहां तृणमूल और बीजेपी के बीच हर सीट के लिए कड़ा संघर्ष चल रहा है। सिर्फ यही राज्य हैं जहां चुनाव में हिंसा भी देखने को मिल रही है। कुछ सीटों पर इंडिया अलायंस, जहां कांग्रेस लेफ्ट मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। ओडिशा में अधिकतर सीटों पर बाकी है चुनाव। दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी को मिल रही है तगड़ी चुनौती। पंजाब में बदला लग रहा है समीकरण। महाराष्ट्र में 13 सीटों पर अगले चरण में चुनाव। ओडिशा की 21 सीटों में से अभी सिर्फ 4 में ही चुनाव हुए हैं। वैसे चुनावी पंडितों के मुताबिक बीजेपी को इस बार 2019 की तुलना में ज्यादा बेहतर विकेट पर बैटिंग का मौका मिल रहा है। बीजेपी ने पिछली बार यहां 8 सीटें जीती थी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटों पर चुनाव बाकी है। यहां ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का गठबंधन है, जो राज्य में सत्ताधारी दल है। संगठन के स्तर पर बीजेपी के लिए मजबूत राज्य है, लेकिन विपक्ष की ताकत भी कम नहीं है। दिल्ली और हरियाणा में लोकसभा की 17 सीटें हैं। पिछली बार ये सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। दिल्ली में तो 2014 और 2019 में भी वही परिणाम रहा था, लेकिन इस बार उसके लिए रास्ता आसान नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की वजह से बीजेपी के लिए पिछली दोनों बार जैसा प्रदर्शन दोहरा पाना आसान नहीं लग रहा है। लेकिन बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और दिल्ली में एक बार फिर 7 सीटों पर बीजेपी भगवा परचम लहराने के लिए पूरी शिद्दत से मैदान में है। हरियाणा में बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में है और वहां पिछले हफ्ते ही उसकी सरकार पर संकट भी आ चुका है। यहां भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ गठबंधन किया है। राज्य में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ विपक्ष की कड़ी चुनौती और अंदरूनी लड़ाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जो बीजेपी के लिए हमेशा से ही बड़ी चुनौती रही हैं। लेकिन इस बार यहां पर पार्टी अपने दम पर 2 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है, क्योंकि राज्य में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के मुकाबले बाकी विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है और काफी कमजोर नजर आ रहा है, खासतौर से कांग्रेस। चंडीगढ़ सीट पर भी हालात सामान्य ही लग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर में बारामूला और लद्दाख में भी चुनाव होने हैं। लद्दाख में भी बीजेपी के लिए पिछले 2 बार जैसा सीन नहीं है। उसे सीट बचाने के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जो हैं वो महाराष्ट्र में भी हैं।
48 में से 13 सीटों पर चुनाव 5वें चरण यानी 20 मई को होने वाला है। यहां सत्ता पर काबिज महायुति गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन यानी इंडी अलायंस में सीधी टक्कर है। 13 में से 6 सीटें तो मायानगरी मुंबई की ही बची हैं। 17 मई को यहां दोनों ही गठबंधन रैलियों के जरिए अपनी ताकत की आजमाइश करने वाले हैं। यूपी में 5वें चरण का चुनाव है दिलचस्प। कम मार्जिन वाली सीटों पर सीधी टक्कर। 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। चौथे चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब 5वें चरण की चौसर बिछ चुकी है। इस चरण की सीटों पर पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। खासकर कम मार्जिन वाली सीटों पर कड़ी टक्कर होगी। पिछले चुनाव में 5वें चरण की 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव में बीजेपी की जोरदार घेराबंदी के बावजूद रायबरेली सीट पर कांग्रेस का कब्जा जरूर हो गया था, लेकिन इस बार वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कम मार्जिन वाली सीटों में मोहनलालगंज, अमेठी, फैजाबाद, बांदा और कौशाम्बी में भगवा खेमा एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इस चरण की 14 लोकसभा सीटों में से 71 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 41 सीटों पर बीजेपी का और 30 सीटों पर विपक्ष का कब्जा है, इसलिए लड़ाई काफी हद तक बराबर की है। माना जा रहा है कि अगर पिछले चरणों की तरह 5वें चरण में भी मतदान प्रतिशत में गिरावट रही तो इसका भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये सिर्फ कयास हैं और यहाँ पर इस पर विश्लेषण हो रहा है। इसलिए भाजपा के सामने मतदान बढ़ाना भी एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए कम अंतर वाली सीटों पर कब्जा बरकरार रखा जा सकता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने वोट प्रतिशत बढ़ाकर ही इन सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि उस चुनाव में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा था। इसका असर कई सीटों पर पड़ा था, जिसका फायदा सपा, बसपा और कांग्रेस को मिला था। उस चुनाव में कई सीटों पर सपा ने बाजी मारी थी। अपनी परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी पर कब्जा बरकरार रखने के साथ कांग्रेस ने भी फैजाबाद, गोंडा, बाराबंकी और झांसी में जीत दर्ज कर ली थी। वहीं बीएसपी के खाते में हमीरपुर लोकसभा सीट गई थी। 5वें चरण में बीएसपी को भी सुरक्षित सीटों से बड़ी आस है। उसे मोहनलालगंज, हमीरपुर, बांदा, जालौन और बाराबंकी में त्रिकोणीय मुकाबला होने पर फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी वजह से पार्टी ने इन सीटों पर प्रत्याशी चयन में अपने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले का बाखूबी इस्तेमाल किया है। इसी के तहत पार्टी ने गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, हमीरपुर में ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और सपा के बीच इन सीटों पर बंटवारा हुआ था। सपा के हिस्से में लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, कौशाम्बी, झांसी, गोंडा, बांदा सीटें आई थी, जबकि बीएसपी ने फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, मोहनलालगंज, केसरगंज में चुनाव लड़ा था। अमेठी और रायबरेली सीट पर गठबंधन ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। बीएसपी भले ही इन सीटों पर फतेह हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन उसके उम्मीदवारों ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। इस बार बीएसपी इन सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। 5वें चरण की सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली है। मायावती ने सोमवार को लखनऊ में जनसभा की थी और जल्द ही उनकी जालौन, केसरगंज, रायबरेली में भी जनसभाएं होंगी। इधर चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव भी पीएम मोदी और बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेर रहे हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बीजेपी ने गूगल एड्स पर 100 करोड़ का प्रचार करने का रिकॉर्ड बनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जनता का पैसा है जो एक तरफ भ्रष्टाचारी बीजेपी ने चुनावी चंदे के रूप में कंपनियों से बटोरा है और कंपनियों ने मुनाफे के रूप में जनता से वसूला है। दूसरी तरफ कोरोना के दौरान घपले वाला केयर फंड बनाकर बीजेपी ने जनता से सीधी वसूली की है। और पीएम मोदी ने 14 मई को वाराणसी से भी नामांकन दाखिल कर दिया। पीएम मोदी 2014 से लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी के नामांकन के वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ उनके पीछे बैठे नजर आए। पीएम मोदी के नामांकन में एनडीए के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े बीजेपी नेता शामिल हुए। पीएम मोदी अपने नामांकन के जरिए एक बार फिर विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है और बता दिया है कि यूपी में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। यानी जिस तरह से उन्होंने नामांकन में भीड़ जुटाई और जिस तरह से सारे मुख्यमंत्री पीएम मोदी के साथ नजर आए, उससे उनकी ताकत का एहसास जो है वो विपक्ष को जरूर हुआ होगा। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।